हाय एवरीवन। अरे एक्सेल 6 और इसमें काफ़ी फीचर्स में एडिशन भी हुई थी करेंस से टक्कर लेने के लिए। दिस इज़ जुलाई 2022 मॉडल। तो ज़रा इस गाड़ी को एक्सप्लोर करते हैं। यूजेबल भी है और प्रैक्टिकल भी है। अंदर से बैठ के भी देखेंगे कि कैसा है। सो मैं कार के अंदर बैठा हूँ एंड कार के अंदर बैठ के सबसे पहली इंटरेक्शन आपकी गाड़ी के साथ क्या होती है? गाड़ी की सीट्स की। बिकॉज सबसे पहले तो आप कार में बैठते हो, राइट? तो मैं सीट से शुरुआत करता हूँ। सीट्स मुझे इसकी कंफर्टेबल लग रही हैं। सीट्स का जो कुशन है इट इज़ डिसेंटली सॉफ्ट। गाड़ी के जो बोल्स्टर्स हैं ये भी ठीक ठाक हैं। मेरा फ्रेम थोड़ा सा लाइट है, जो हैवी बिल्ड का इंसान बैठेगा उसको भी ये कंफर्टेबल नज़र आएगा। ये ऐसे ना चुभेगा नहीं यहाँ पे। आई एम फाइंडिंग दी सीट्स प्रिटी कंफर्टेबल। गाड़ी की हेडरूम जो है वो काफ़ी अच्छी खासी है वाकई। जो इसका थोड़ा हेडरेस्ट है मुझे हल्का सा ना ये स्टिफ लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दी ओवरऑल सीट। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो मेरा जो स्टैंस है, सीटिंग स्टैंस, ये काफ़ी कंफर्टेबल है, अर्गोनॉमिक है। एंड गाड़ी के अंदर यहाँ पे ना एक अच्छा खासा ठीक ठाक लंबर सपोर्ट भी है। आई डोंट नो ये कैमरे में कितना नज़र आ रहा होगा, बट अगर आप बैठोगे तो आपको फील होगा। एंड ये ना लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए जब ड्राइव करते हैं तो हम थोड़ा ना स्लाउच करते हैं, तो उस केस में ये थोड़ा सा हेल्प करता है। इस चीज़ के ऊपर मेरा काफ़ी ध्यान जाता है जब भी मैं किसी सीट पर बैठता हूँ। अगर मैं बात करूँ अंडर थाई सपोर्ट की, तो अंडर थाई सपोर्ट जो है मुझे ये लगता है कि अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि अगर मेरे से भी कोई ज़्यादा लंबा पैसेंजर इसमें बैठता है 6 फुट का, 6 फुट 2 इंच का, तो प्रॉब्ली उसको शायद अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम लगे। बस ये मुझे एक ऐसा लग रहा है। बाकी अदरवाइज दी सीट इज़ प्रीटी कंफर्टेबल। सीट जो है वो पावर एडजस्टेबल नहीं है, मैनुअली है, तो इसमें ये मैक्सिमम आगे हो सकती है। मतलब आगे तो और भी हो सकती है, बट क्योंकि मेरा नी इसके साथ टच हो रहा है तो और आगे जा नहीं सकती। एंड ये मैक्सिमम इतनी पीछे हो सकती है। तो ये इसका रेंज ऑफ मोशन दिखाना चाहता था मैं कि मैक्सिमम इतना पीछे होती है। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और ज़्यादा हो सकता था, बट मेरे लिए तो सफिशिएंट है एंड मैक्सिमम लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। बाकी गाड़ी की सीट्स का रेंज ऑफ मोशन भी अगर बहुत ज़्यादा हो तो उसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि गाड़ी जिन रैक्स के ऊपर आगे पीछे होती है, फिर वो रैक्स, वो ट्रेल्स भी काफ़ी पीछे तक लेके जाने पड़ते हैं, जिससे कि जो पीछे का जो पैसेंजर है उसके फुट रूम में दिक्कत होती है। अगर मैं बात करूँ गाड़ी के इंटीरियर्स की, तो यहाँ पे सनवाइजर्स के अंदर आपको इस तरफ टिकट होल्डर मिलेगा। ओ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है टिकट होल्डर इस तरफ, लेकिन कोई वैनिटी मिरर या लाइट नहीं मिलेगी आपको बेस मॉडल के अंदर दोनों तरफ। अच्छा हाँ, इस तरफ मिरर है पैसेंजर के लिए। ये सनग्लास होल्डर है, दिखा देता हूँ। सनग्लासेस रखे भी हुए हैं। मैंने ग्रैंड विटारा जब चेक करी थी तो मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी हिलती डुलती नजर आई थी, तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। भाई इसका इंटीरियर का बिल्ट एंड फिट एंड फिनिश और बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी बेटर नज़र आ रही है। अगर आप लोग मेरी वो वीडियो देखोगे और इससे कंपेयर करोगे तो आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। कुछ भी ऐसा मुझे शेक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, आई एम प्रीटी हैप्पी। उसकी मैं लाइट्स भी जब जला रहा था तो वो थोड़ा सा हिल रहा था, उसका जो यूनिट था ना, प्रॉब्ली वो प्री प्रोडक्शन मॉडल था शायद, इसलिए मैं कोशिश करूंगा जो प्रोडक्शन मॉडल है मैं उसको भी थोड़ा सा देख पाऊँ। बट एक्सेल 6 के अंदर ऐसी कोई शिकायत मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। फिट एंड फिनिश ठीक है इसकी, बिल्ड क्वालिटी मुझे इंटीरियर्स की ठीक लग रही है। गाड़ी के अंदर ना सॉफ्ट टच प्लास्टिक्स का ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, ज़्यादातर हार्ड प्लास्टिक्स ही हैं, लेकिन फिर भी प्लास्टिक्स जो है मुझे ठीक ठाक ड्यूरेबल लग रहे हैं। ऐसा मुझे कुछ ज़्यादा हिलता डुलता नज़र नहीं आ रहा है, बट हाँ हार्ड प्लास्टिक्स हैं। अच्छा, सामने लेकिन डैश में इन्होंने यहाँ पे एक फॉक्स वुड फिनिश देने की कोशिश करी है। अगर आप देखोगे तो स्लेट ग्रे कलर की एक वुड फिनिश दी हुई है। ये ऑब्वियसली ओरिजिनल वुड नहीं है, आर्टिफिशियल है। एंड इसके नीचे इन्होंने यहाँ पे एक सिल्वर एक्सेंट देने की कोशिश करी है, जो यहाँ तक एक्सटेंड होके उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू होके एंड इस तरह से होता हुआ दरवाजे के ऊपर से जाता हुआ नज़र आएगा आपको। एंड यहाँ पे भी आपको वो डैशबोर्ड वाली फॉक्स वुड फिनिश नज़र आएगी। डोर हैंडल्स जो हैं वो क्रोम के हैं ऑन ऑल दी साइड्स, लेकिन जो इसका डोर लॉक है ये नॉर्मल सिंपल प्लास्टिक है। ये इसके पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, जिसके अंदर सिर्फ जो पैसेंजर साइड विंडो है ये ऑटो, ये वन टच ऑटो अप एंड डाउन है, बाकी सब नहीं है। बाकी आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल साइड व्यू मिरर्स मिल जाएंगे और ये ऑटो फोल्ड भी है, ये देखो। तो देखा जाए तो बिल्कुल बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको इतनी चीज़ें मिल रही हैं, तो फीचर वाइज मुझे ये कहीं पे लैकिंग नज़र नहीं आ रही। चलो मैं इसका ना MID डिस्प्ले दिखाता हूँ आपको। ये इसका MID डिस्प्ले है, जहाँ पे कि आपको एनालॉग डायल्स नज़र आएंगे टैकोमीटर के लिए और इसके स्पीडोमीटर के लिए, फ्यूल लिड ओपनिंग के लिए। लेकिन जो बीच में आपको इसका ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सब है, ये सब डिजिटल नज़र आएंगी। इस तरफ अगर आप देखोगे तो आपके पास क्रूज़ कंट्रोल का फंक्शन है। अरे बेस मॉडल के अंदर भी क्रूज़ कंट्रोल आता है, वेरी नाइस। क्रूज़ कंट्रोल के फंक्शंस हैं यहाँ पे। इस तरफ आपको ऑडियो कंट्रोल यूनिट मिल जाएगा, जो कि सेंट्रल इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए है।
यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कंट्रोल्स मिल जाएंगे। स्टीयरिंग व्हील जो है वो भी नीचे से फ्लैट बॉटम है, जिसे कि डी शेप स्टीयरिंग व्हील भी कहा जाता है। सामने आपको 7 इंच टच स्क्रीन स्मार्ट प्ले यूनिट मिल जाती है इसकी। एसी वेंट्स जो हैं वो, इनका डिज़ाइन देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि प्लेन डैशबोर्ड है, इन्होंने कोशिश ऐसा डिज़ाइन देने की करी है कि जो एसी वेंट्स हैं वो बिल्कुल इसके अंदर इंटीग्रेटेड हो। तो जैसे एसी वेंट है वैसा ही डिज़ाइन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होता हुआ इस तरह से नज़र आएगा आप। एंड एसी वेंट की डायरेक्शन को कंट्रोल करने वाला जो लीवर है, इसके ऊपर भी इन्होंने एक हल्की सी क्रोम फिनिश दी हुई है यहाँ पे। जो इसके हैजार्ड वार्निंग लैंप्स हैं, इसके साथ में एक इन्होंने ब्लैंक बटन दिया हुआ है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट एसी मिल जाता है आपको इसके अंदर, सिंगल जोन विद फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर। सामने आपको इसका 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट और USB पोर्ट मिल जाएगा। अच्छा, ये USB पोर्ट है, चार्जिंग पोर्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे USB लिखा हुआ है। चार्जिंग पोर्ट के अंदर वो चार्जर का साइन बना आता है, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो मैंने सोचा मैं बता दूँ। पीछे इसके 2 कप होल्डर्स हैं, जो कि अगर मेरी शिकायत है कि ये स्क्वायर शेप्ड क्यों है, सर्कुलर क्यों नहीं है। लेकिन कप होल्डर्स की एक अच्छी बात बताऊँ मैं आपको, ये कूल्ड है, यहाँ से ठंडी हवा आ रही है, इसमें वेंट भी है। देखो ये नज़र आ रही है वेंट आपको यहाँ पे कप होल्डर में, तो यहाँ से ठंडी हवा आती है। मैंने अभी गाड़ी की चाबी रखी, इसमें चाबी ठंडी हो गई। सो ये काफ़ी अच्छा फीचर मुझे नज़र आया कि कोई भी अगर आप बेवरेज या बॉटल इसमें रखते हो तो उसको ठंडी हवा लगती रहेगी एंड वो ठंडा रहेगा। इसका ग्लव बॉक्स है इस तरफ। ग्लव बॉक्स का जो स्टोरेज स्पेस है ये ठीक है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। लेकिन हाँ, कई बार मैं देखता हूँ ग्लव बॉक्सेस के अंदर ना ऊपर भी एक रैक होता है, तो वो नहीं है इसके अंदर। बाकी वैसे इसमें कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है, लेकिन कूल्ड कप होल्डर ज़रूर है। ये वाला जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये ऑटोमेटिक नहीं है, दिस इज़ 5 स्पीड मैनुअल। कितना अच्छा है, चलाने में कैसी है ट्रांसमिशन, ये सब ड्राइव रिव्यू के अंदर करेंगे। हैंड ब्रेक इसके अंदर मैनुअल आती है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं आती। एंड ये इसका सेंटर आर्मरेस्ट है, इसके अंदर कितनी स्पेस है ये देख लेते हैं। तो बड़ा छोटा सा सेंटर आर्मरेस्ट है भाई, इसके अंदर ना स्टोरेज स्पेस काफ़ी कम है। एंड वैसे भी सेंटर आर्मरेस्ट काफ़ी पतला और काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है मुझे। कार का जो सेंट्रल आर्मरेस्ट है ये कितना यूजेबल है मैं ये दिखाता हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल जो फ्रंट सीट्स हैं ये मैंने अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट करी हुई हैं। तो अभी तो मेरा सिर्फ एल्बो टच हो रहा है, इसको आगे करके देखते हैं। सेंटर आर्मरेस्ट है तो सही कार में, बट मुझे कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को इसका लेवल नीचे लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा और ऊपर होता तो ज़्यादा बेटर रहता। एंड यहाँ पे भी इन्होंने एक आर्मरेस्ट देने की कोशिश करी हुई है, जो पावर विंडोज़ वाला यूनिट है और जो हैंडल है यहाँ पे। बट जो एरिया है जहाँ पे मैं अपना आर्म रेस्ट कर सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा छोटा है और काफ़ी नीचा है। थोड़ा बड़ा होता, ब्रॉड होता और थोड़ा ऊंचा होता तो ज़्यादा यूजेबल होता। मैं बिल्कुल इस तरह से नॉर्मल बैठा हूँ, तो मतलब मेरे एल्बोज इस पर टच भी नहीं हो रहे हैं। कोई अलग फिट फिजिक वाला बंदा जो बैठेगा शायद उसके लिए ज़्यादा यूजेबल हो, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए तो ये होना ना होना ऑलमोस्ट बराबर सही है। कार की सीट्स जो हैं वो आगे पीछे, ऊपर नीचे, और इनका इंक्लिनेशन भी चेंज हो सकता है। हाइट एडजस्टमेंट में करके दिखाता हूँ आपको। मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट है ड्राइवर सीट के लिए, दिस इज़ दी मैक्सिमम हाइट, और ऊपर ये हो नहीं रही। सो मैक्सिमम हाइट के अंदर भी मुझे काफ़ी अच्छा खासा हेडरूम मिल रहा है। मैं इसकी हाइट बिल्कुल मिनिमम करके दिखाता हूँ। हाइट कम हो गई है थोड़ा सा, मुझे बोनट उतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, और हेडरूम तो मतलब इतना ज़्यादा हो गया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे 2 सर आ सकते हैं। तो भाई हेडरूम की तो कोई दिक्कत नहीं है। एमयूवी के अंदर यही खास बात है कि एमयूवीज़ के अंदर ना स्पेस इज़ नेवर एन इशू। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जो सीट की राइड हाइट है वो थोड़ी सी और ऊपर हो सकती थी, लेकिन सफिशिएंट है, ऐसी कोई शिकायत वाली बात नहीं है। गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की अगर बात की जाए तो इसमें 4 एयरबैग्स हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ, और बाकी 2 सीट्स के साइड में, जो कि आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि सीट के ऊपर सीट कवर्स हैं। म्यूज़िक सिस्टम की अगर बात करी जाए तो बेस वेरिएंट में भी आपको 6 स्पीकर मिलते हैं, 4 स्पीकर चारों दरवाज़ों में, और 2 ट्वीटर्स, एक इस तरफ और एक उस तरफ भी। अब मैं आ गया हूँ गाड़ी की पिछली सीट के ऊपर, एंड पिछली सीट पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा नी रूम है। हालांकि फ्रंट सीट को मैंने अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट किया हुआ था, बट बहुत बढ़िया नी रूम है, अच्छा खासा फुट रूम है, मतलब पैर तो बिल्कुल यहाँ तक लेके जा सकता हूँ मैं। अच्छा खासा मैं स्ट्रेच होके लेटा हुआ हूँ। बैक सपोर्ट भी अच्छा है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि लंबर जो सपोर्ट था वो फ्रंट सीट में शायद थोड़ा सा बेटर था, लेकिन रेयर सीट के अंदर भी अच्छा है। हेडरूम की अगर बात करी जाए तो आपको नज़र आ ही गया होगा हेडरूम कितना ज़्यादा है। देखो, जिन गाड़ियों के अंदर सनरूफ नहीं होती ना, उसका एडवांटेज ये होता है कि आपको हेडरूम काफ़ी मिल जाता है। और जो दूसरा एडवांटेज है सनरूफ ना होने का, वो है ये रूफ माउंटेड एसी वेंट्स। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि डायरेक्टली हवा आती है और आपके फेस पे, आपकी अपर बॉडी पे लगती है। जो सेंट्रल कंसोल के पीछे यहाँ पे एसी वेंट्स होते हैं, उनका बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो हवा सीधा पैर की तरफ फेंकते हैं, एंड क्योंकि ठंडी हवा ज़्यादा डेंस होती है तो वो नीचे रह जाती है, वो ऊपर तक नहीं आ पाती। एंड दूसरी बात, जो पीछे बिल्कुल थर्ड रो ऑफ सीटिंग है, सबसे पीछे जो लोग बैठते हैं, तो ये एयर वेंट्स का अगर आप थ्रो बिल्कुल मैक्सिमम कर दोगे तो हवा पीछे तक भी जाती है। सो एयर कंडीशनिंग के मामले में मुझे रूफ माउंटेड एसी वेंट्स काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। हालांकि कुछ लग्जरी कार्स हैं
उनमें क्या होता है कि उनके अंदर अगर नीचे एयर वेंट्स होते हैं तो साथ ही साथ यहाँ पे बी पिलर के अंदर भी एयर वेंट्स होते हैं। लेकिन जो थोड़ी सस्ती कार्स होती हैं उसमें बी पिलर में एयर वेंट्स नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ नीचे होते हैं, और वो सनरूफ होने की वजह से ना ये चीज़ आपको मिसिंग लगेगी। इस कार के अंदर आपको हर जगह नॉर्मल बल्ब्स नज़र आएंगे इंटीरियर लाइटिंग में, वो वाइट एलईडीज़ नहीं नज़र आएंगी, लेकिन वो तो कोई बात नहीं, वो तो आप एज एन एक्सेसरी भी लगवा सकते हो। बात करी जाए सीट के कंफर्ट की, सीट का कंफर्ट काफ़ी अच्छा है एंड समहाउ मुझे ना इसका सीट कंफर्ट अल्काज़ार से बेटर लग रहा है। और जबकि अल्काज़ार कितनी महंगी कार थी, ये तो फिर भी बहुत सस्ती है, तो उसके आधे रेट की कार है। आर्म रेस्ट के मामले में मुझे इसकी रेयर सीट्स फ्रंट सीट से बेटर लग रही हैं। सामने जो था आर्म रेस्ट वो मेरे हाथ तक पहुंच भी नहीं पा रहा था। इसके जो आर्म रेस्ट है इनकी हाइट भी अच्छी है, मेरा हाथ बड़ी आराम से इस पर रेस्ट कर रहा है, राइट वाला भी और लेफ्ट वाला भी। आर्म रेस्ट जो है ये बस मुझे थोड़ा सा ना पतला लग रहा है, बट ठीक है, अगर ज़्यादा थिक होगा तो यहाँ से आने जाने की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी आर्म रेस्ट भी ना मुझे थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी आर्म रेस्ट की, थोड़ा अगर कोई छोटा सा बच्चा आ गया नोटी सा और उसने थोड़ा सा इसको खींच खांच दिया तो हो सकता है कि ये निकल जाए। तो थोड़ा सा मतलब आर्म रेस्ट के साथ हैंडल विद केयर वाली सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे। बट अदरवाइज़ अगर मैं सीट कंफर्ट की बात करूँ तो अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा रेयर सीट्स के बारे में कि अगर आप इस तरफ देखो तो पहली बात तो आपको यहाँ पे कोई सेंट्रल टनल नहीं नज़र आएगा। दूसरी बात ये देख रहे हो आप, ये थोड़ा सा उठा हुआ है, ये प्लेन है फ्लोर एंड यहाँ से ये उठा हुआ है एंड सीट्स इसके ऊपर हैं, तो इससे आपको एक थिएटर लाइक सीटिंग नज़र आती है। तो इसका एडवांटेज ये है कि जो पीछे बैठा हुआ है ना उसका ऐसा बिल्कुल व्यू ब्लॉक्ड नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर बैठता है तो उसको एक रेज्ड हाइट वाली फीलिंग नज़र आएगी। हालांकि जो ये सामने हेड रेस्ट है इसने थोड़ा सा मेरा व्यू ब्लॉक करा हुआ है, सीट्स भी इसकी थोड़ी चौड़ी हैं, बट क्योंकि ये थोड़ी स्पेशियस है, सामने इसका विंडस्क्रीन थोड़ा चौड़ा है, तो इस तरफ से आपको व्यू अच्छा नज़र आएगा, सामने सड़क आपको दिखती रहेगी एंड आपको ऐसा बंद सा इनक्लोज सा फील नहीं होगा। अब रियर सीट्स में आपको वो नज़र आएगा जो मैं आपको बाहर से कह रहा था ना कि रियर सीट्स की जो ये विंडो पेन है, जो ग्लास एरिया है, ये कितना बड़ा है, देख रहे हो कितनी बड़ी विंडो है इसकी, कितना अच्छा व्यू नज़र आता है बाहर का। एंड दूसरी बात ये है कि जो ये विंडो सिल है ये काफ़ी गाड़ियों के अंदर मैं देखता हूँ कि काफ़ी ऊंची होती है, इसके अंदर इसकी जो हाइट है काफ़ी नीची है एंड आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है बाहर का, बड़ा खुला खुला सा और एरी सा फील होता है। तो भाई सेकेंड रो ऑफ सीटिंग के मामले में तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। और एक सबसे बड़ी बात, इसके दरवाजे के अंदर ही भी स्टोरेज स्पेस ठीक ठाक है। यहाँ पे हालांकि कोई फाइल वगैरह ही आ सकती है, कोई ज़्यादा थिक चीज़ नहीं आ सकती, और यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल आ सकती है, बट मैंने काफ़ी कार्स देखी हैं जिसके अंदर सिर्फ इतनी ही जगह होती है, ये तो होता ही नहीं है। ये स्पीकर है इसका इस तरफ, तो स्टोरेज स्पेस भी यहाँ पे सेकेंड रो ऑफ सीट्स के अंदर ठीक है। बाकी सेकेंड रो ऑफ सीट्स के लिए भी यहाँ पे आपको 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, लेकिन USB चार्जर भी मिल जाता तो अच्छा रहता। USB चार्जर नहीं है इसमें। एक चीज़ बतानी भूल गया कि जो फ्रंट सीट बेल्ट्स हैं दीज आर हाइट एडजस्टेबल, इस तरह से देख सकते हो आप, ऊपर नीचे जा सकती हैं। जो सेकेंड रो ऑफ सीट्स हैं इनका रेंज ऑफ मोशन एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये कितनी आगे पीछे हो सकती हैं। ओह काफ़ी आगे हो गई भी, मेरा तो नी बिल्कुल टच हो रहा है इस पर फ्रंट सीट्स पे एंड बिल्कुल पीछे यहाँ तक। रेंज ऑफ मोशन तो बहुत अच्छा है भाई, वाह। सीट्स कितनी रिक्लाइन हो सकती है एक बार ये दिखाता हूँ कि आपका अगर मन करे कि मेरे को सोते हुए जाना है, क्या ज़बरदस्त रिक्लाइन है। आपने मेरी अगर ग्रैंड विटारा की वीडियो देखी हो, आपको याद है कितनी रिक्लाइन होती थी उसकी सीट्स, लिखा हुआ है ना उन्होंने कि रिक्लाइनेबल सीट्स हैं, लेकिन उनका रिक्लाइन एंगल कितना कम था। इसमें देखो कितना ज़्यादा रिक्लाइन मिलता है। मैं मानता हूँ कि MUV को और SUV को कंपेयर नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ प्रैक्टिकलिटी और स्पेस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अब प्लीज़ ये मत सोचना कि गलत गाड़ियों को कंपेयर करना है, बैठा हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ। रिक्लाइन एंगल भी काफ़ी अच्छा है इसका, बिल्कुल आराम से लेट के जा सकते हो आप। हाँ और भी MUVs में होता है, मैं सिर्फ इसकी स्पेस चेक कर रहा था। एक बार थर्ड रो ऑफ सीट्स के अंदर जाके देखता हूँ। मैं थर्ड रो ऑफ सीट्स के अंदर बैठा हुआ हूँ और मेरा घुटना इस सीट पे टच नहीं हो रहा है। फुट रूम भी ठीक ठाक है। हाँ ये हेड रूम नहीं है भाई। देखो अगर मैं बिल्कुल इस तरह से नॉर्मल बैठा हुआ हूँ तो हेड रूम ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अगर इस तरह से लेटने की कोशिश करूँ तो मेरी हाइट के हिसाब से हेड रूम बिल्कुल भी नहीं है। कोई और लंबा इंसान अगर बैठेगा तो उसको तो और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। सीट के अंदर कोई लंबर सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। देखो शॉर्ट डिस्टेंस पे जाने के लिए ठीक है, और ऑनेस्टली काफ़ी गाड़ियों की थर्ड रो ऑफ सीटिंग से बेटर है।
आई थिंक स्कॉर्पियो की सीट से ही बेटर है, क्योंकि इसके अंदर आपको ये कप होल्डर्स मिल जाते हैं, इस तरफ कप होल्डर्स हैं। इसके अंदर आपको कोई USB चार्जर, स्पीकर या AC वेंट कुछ भी नज़र नहीं आएगा, कप होल्डर्स और ये स्टोरेज स्पेस नज़र आ जाएगी। और इसके अंदर हाँ ये 12 वोल्ट सॉकेट नज़र आ जाएगा आपको, ये रहा। बाकी USB चार्जर नहीं है। एक चीज़ है, जैसे अल्काज़ार के अंदर यहाँ पे एक सेंट्रल कंसोल था, उसके अंदर USB चार्जर भी था, वायरलेस चार्जर था। चलो ये लोएस्ट मॉडल है, वायरलेस चार्जर ना भी वो समझ में आता है, बट एटलीस्ट USB टाइप सी चार्जर तो होने चाहिए थे, टाइप A टाइप C। USB चार्जर नहीं है इसके अंदर। मुझे चार्जर की कमी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है पूरी गाड़ी में। इतनी बड़ी कार, एक छोटा सा चार्जर कहीं लगा देते तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन हाँ, थर्ड रो ऑफ सीट्स के अंदर भी आपको ग्लास एरिया ठीक ठाक सफिशेंटली बड़ा मिलता है। बच्चों के लिए तो खास करके यहाँ पे काफ़ी सफिशेंट स्पेस है। हाँ मैं नी रूम दिखाता हूँ एक बार। घुटना मेरा एग्जैक्टली टच तो नहीं हो रहा है, पर ठीक है। दिक्कत यहाँ पे है कि मेरा जो ये शिन बोन है ये यहाँ पे टच हो रहा है, तो मैं पैर बहुत ज़्यादा आगे लेके जा नहीं सकता हूँ। ये थोड़ा सा कंजेस्टेड है, बट फिर भी ठीक है। यहाँ से मैं इसको सीट को फोल्ड कर सकता हूँ एंड आगे भी लेके जा सकता हूँ। वो जैसे बॉस मोड नहीं होता कई बार सेकंड रो ऑफ सीट्स के लिए, कि जो आदमी सेकंड रो में बैठा हुआ है वो फ्रंट सीट को आगे कर सकता है, तो वो बॉस मोड आप ये लगा लो कि थर्ड रो के लिए है। ये वो सेकंड रो ऑफ सीट्स को टिल्ट करके और आगे लेके जा सकता है और आराम से जा सकता है, बट अगेन फिर हेडरूम नहीं मिलेगा। एनीवे, थर्ड रो ऑफ सीट्स और सेकंड रो ऑफ सीट्स दोनों ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूँ बूट स्पेस की, तो व्हेन ऑल दी 3 रोज आर अप तो आपको इतनी जगह मिलती है। स्कॉर्पियो से तो ज़्यादा ही जगह है, छोटा मोटा कुछ लेके जा सकते हो आप। बाकी एक बार डिक्की खोल के दिखाता हूँ कितनी जगह है। ये गाड़ी की बूट स्पेस है, तीनों रोज ऊपर होने के बावजूद भी यहाँ पे ठीक ठाक जगह है। कोई छोटा मोटा बैग आ सकता है, लेकिन इसको थर्ड रो को फोल्ड करके एक्सटेंड करके काफ़ी ज़्यादा जगह बन जाती है। देखो बिल्कुल फ्लैट फोल्ड हो जाती हैं। थोड़ा सा इस सीट के ऊपर सामान है तो मैं पूरा फ्लैट नहीं कर सकता, लेकिन फ्लैट फोल्ड करने के बाद आप देख रहे हो कितनी जगह बन जाती है। काफ़ी अच्छी खासी सफिशिएंट स्पेस है। भाई MUV का ये फ़ायदा तो रहता ही है, सीट्स को फोल्ड करके जगह बढ़ाने का। और सेकंड रो ऑफ सीट्स कितनी फोल्ड हो जाती है वो भी मैंने आपको दिखाई दिया था अंदर से। अच्छा एक चीज़ है, ये जो है ना ये बिल्कुल फ्लैट है। जैसे स्कॉर्पियो एन के अंदर इसको थोड़ा सा कर्व्ड दिया हुआ था, थोड़ा सा कॉनकेव था वो यहाँ पे जगह बढ़ाने के लिए, तो वो चीज़ इसमें नहीं है। ग्रैंड विटारा के अंदर अगर आपको याद हो तो ये काफ़ी ज़्यादा हिल डुल रहा था यहाँ से। ठीक है, फिट एंड फिनिश थोड़ी सी बेटर है उससे। अच्छा इस तरफ भी थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है इसमें। ये देखो, इसको अगर हम ऊपर कर देते हैं तो यहाँ पे और भी ज़्यादा जगह हो जाती है। स्टोरेज स्पेस तो ठीक है इसके अंदर। इसका एक बार बोनट खोल के मैं इंजन दिखाता हूँ। इंजन की स्पेसिफिकेशंस तो आपको पता ही होंगी, बिल्कुल ग्रैंड विटारा वाली, ब्रेजा वाली ही है। लेकिन बोनट के अंदर इंजन की अरेंजमेंट कैसी है, अंदर स्पेसिंग कैसी है, मैं वो दिखा देता हूँ। ये मेरे साथ हमेशा चैलेंज रहता है, बोनट खोलने में मेरे को इसका लीवर नज़र नहीं आता। एक चीज़ जो मुझे मारुति की काफ़ी अच्छी लगती है, इनकी सारी गाड़ियों के अंदर बोनट के अंदर यहाँ पे एक रबर की क्लैडिंग आती है, जिससे कि जब आप इसको बोनट को खोलते हो तो आपको ये चुभता नहीं है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि बाकी कार मेकर्स क्यों नहीं देते हैं, क्यों कंजूसी करते हैं। हालांकि बोनट इतना भारी नहीं है, हल्का है, लेकिन फिर भी ये दे रखा है। कम से कम इतना थॉट प्रोसेस तो है। यहाँ पे इन्होंने एक इंसुलेशन फैब्रिक भी दिया हुआ है। ये है इसका इंजन अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइटली स्पेस नहीं है, काफ़ी खुला हुआ है। एंड इंजन स्पेसिफिकेशंस तो आपको पता ही है सारी की सारी। जो इसकी पावर है वो ये इसको खुला हुआ है, इसको बंद कर देते हैं। बाकी बोनट के अंदर अगर देखा जाए तो इस तरफ एक ये रबर पैड दिया हुआ है, बाकी और कहीं पे भी नहीं है। हाँ यहाँ पे है छोटे छोटे इस तरफ, एंड यहाँ पे जो बेस है यहाँ पे रबर पैडिंग्स दी हुई है इस तरफ एंड इस तरफ नहीं है। तो ये छोटे छोटे रबर पैड्स हैं जैसे यहाँ पे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बोनट पहली बात तो हल्का भी है और इंजन पे उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। मारुति का फेमस K15C इंजन विद स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम, 2 व्हील ड्राइव। तो ये इसका इंजन है, इसको बंद कर देते हैं। अब मैंने इसको ऐसा बंद कर दिया तो मेरे को एक चीज़ याद आ गई कि इसके शीट मेटल को थोड़ा सा देखता हूँ कि कितना कंप्रेस होता है।
आप लोगों में से कुछ लोगों को मजाक लगता होगा कि क्या ऐसे ऐसे करके इसकी GN कैप रेटिंग का एस्टीमेट लगाया जा सकता है, क्रैश टेस्टिंग का एस्टीमेट लगाया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इस चीज़ से आप सिर्फ ये पता लगा सकते हो कि अगर इसके ऊपर कोई बंदर कूदेगा या बारिशों में ओले पड़ेंगे तो ये कितना दबेगा, कितनी इसको डेंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ये इसकी क्या सेफ्टी रेटिंग रहेगी, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। गाड़ी का जो क्रैश टेस्ट होता है, गाड़ी की जो सेफ्टी एनकैप रेटिंग होती है, स्टार रेटिंग होती है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि गाड़ी जब क्रैश होती है तो एनर्जी किस तरह से एब्जॉर्ब करती है, किस तरह से फ्रेम में ट्रांसमिट करती है और किस तरह से पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। चाहे गाड़ी ज़्यादा कंप्रेस हो, कम कंप्रेस हो, एनर्जी डिसिपेशन पे डिपेंड करता है। ये शीट मेटल थिकनेस का टेस्ट, ये कितना दब रहा है, इसका सेफ्टी रेटिंग से कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक ये एक मिसकंसेप्शन है जो ग्रैंड विटारा वाली वीडियो की वजह से डेवलप हो गई, तो मुझे लगा कि मैं उस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। रही बार बम्पर की सॉफ्टनेस की, तो मैं ये क्यों चेक कर रहा था, ये मैं इसलिए चेक कर रहा था कि बम्पर इतना भी हल्का नहीं होना चाहिए कि कोई साइकिल वाला भी आ जाए या कोई रिक्शे वाला भी आके अगर पिचका दे बम्पर को तो तुम्हारा काम बढ़ जाए, आपको बार बार मैकेनिक के पास जाना पड़े। तो ये उन चीज़ों के लिए है, इससे इंसान की लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बम्पर चेक कर लेते हैं एक बार। आप अगर देखोगे तो बम्पर ना यहाँ पे अटैच्ड है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि ये उतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं होगा, कंप्रेस होगा ये इस तरफ होगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ से चेक कर लेता हूँ। मुझे समहाउ ऐसा लग रहा है कि ग्रैंड विटारा थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस हो रहा था, ये उतना ज़्यादा नहीं हो रहा। ये है भाई, बाकी आप लोग अपने आप हिसाब लगा लेना कि आपको ये कैसी लगती है। एक बार थोड़ा सा साइड में डोर पैनल्स और दिखा देता हूँ मैं आपको। अब गाड़ी मुश्किल से कोई हाथ लगी है तो मैं ढंग से दिखाई देता हूँ। ठीक है, मतलब इतनी काजू बोजू गाड़ी भी नहीं है कि थोड़ा सा भी कुछ इम्पैक्ट हो गया तो बिल्कुल दबी गई। सो ये था भाई मेरी की तरफ से एक डिटेल्ड वॉक अराउंड XL6 का, विच इंक्लूडेड द एक्सटीरियर्स एज वेल एज द इंटीरियर्स। इसका डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू मैं अगली वीडियो में करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय।